नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुणे में निवेशकों की बैठक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने सभी विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए लगातार काम कर रही है और जिस तरह से हमारा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन हुआ है, सभी सम्मेलनों में हमें उत्साहवर्धक प्रस्ताव मिले हैं, जिसकी वजह से करीब 4.5 करोड़ का निवेश हुआ है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अब जब हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े घरानों को आमंत्रित करें और सभी प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। इसी संबंध में मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता ऐसे कई शहरों में मैंने दौरा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हमारे सभी विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है, अभी तक सभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उत्साहवर्धक प्रस्ताव मिले, जिसके भरोसे से लगभग 4.5 लाख का निवेश और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और खासकर ऐसे संभाग केंद्र जहाँ कभी हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत मुश्किल थी, ऐसे सभी जगह उत्साहवर्धक परिणाम मिले। अब ऐसे में जब हम धीरे धीरे फरवरी में 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े घरानों को भी निमंत्रण दें और सब प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। उसी सिलसिले में पिछले समय मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता ऐसे कई शहरों में मेरे दौरे हुए। आज हम मुंबई के बाद महाराष्ट्र में ही पूना एक बड़ा स्थान है जहां बड़े पैमाने पर आईटी से लगाकर कई सेक्टर के बड़े पैमाने पर बड़े प्लेयर्स या निवेशक वहां मिलते हैं। उनके सामने हमारी पॉलिसी रख करके उनके संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाए, वो हमारे औद्योगिकरण अभियान का हिस्सा बने। मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी बंधुओं से, जो युवा, महिला, किसान, गरीब, चारों क्षेत्रों में सरकार सभी की आशा अपेक्षा के हिसाब से उनको सुखी समृद्धि बनाते हुए मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ देश की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर रही है। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के कारवां में सहभागी बने और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के मामले में लगातार हमारा दृष्टिकोण भी है और रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कल एक बड़ा फ्लाईओवर का हम लोकार्पण करने वाले हैं। ऐसे इन सारे कामों से हमारे प्रदेश की प्रगति भी होती है और अधोसंरचना के कामों के बलबूते पर जनता का विश्वास भी रहता है। और ये व्यस्ततम चौराहों पर से एक चौराहा था जहां पर इस यातायात के लिए बड़ी सुविधा और सुगमता होगी। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि विकास के इस मसले पर खासकर भविष्य के लिए भी अगर आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव हो तो हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिसको यथायोग्य तरीके से हम उस पर। आईजीपी रायपुर अमरीश कुमार मिश्रा ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताया है। बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। इनपुट है कि मारे गए नक्सलियों में कोई बड़ा कैडर भी है। सर्चिंग जारी है, कल भी सर्चिंग जारी रहेगी। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। बंदी मजबूत थी, ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया, काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन हो पाया। सर, एक बड़ा सीसी मेंबर भी मारा गया करोड़ का। इनपुट्स हैं कि मरे हुए नक्सलियों में से कोई बड़ा काडर भी है। हालांकि उसके आइडेंटिटी के बारे में, उसके रैंक के बारे में अभी वेरिफिकेशन जारी है। सर, ये जो नक्सली अभी मारे गए हैं, कुछ इसमें ऐसे नक्सली रहे जो पिछले दिनों घटना में शामिल रहे कुछ ऐसे? अब जाहिर सी बात है, नक्सलियों ने काफी घटनाएं की हैं और उसके लिए एफआईआर का अध्ययन करना पड़ेगा, बट इसमें काफी खूंखार लोग हैं जिन्होंने काफी घटनाएं की होंगी। ये संख्या सर अभी सर्चिंग क्योंकि सर्चिंग जारी है, फायरिंग भी जारी है, तो संख्या कल बढ़ने की उम्मीद है। कल सर्चिंग हम लोग जारी रखेंगे। आपने पंचायत चुनाव को लेकर भी बताया सर, जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें पंचायत चुनाव का जिक्र है कि उसको विफल करने, बाधित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे नक्सलियों के द्वारा, वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसकी अध्ययन करके अपनी रणनीति बनाएंगे। हथियार सर कौन से? हथियार 1 इंसास, 2 SLR, 2 303, 1 रिवॉल्वर, एक बीजीएल लॉन्चर के
राउंड्स, काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन और कंट्री मेड वेपन्स बरामद हुए हैं। सर क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सली पहले कम थे लेकिन अभी बड़ी संख्या में आप लोग मारे, तो क्या देखते हैं इस क्षेत्र से खत्म हो गया है या आगे और अभी है? किस तरह से आप लोग ऑपरेशन? जाहिर सी बात है, नक्सली उपस्थित थे तभी मारे गए, बहुत बड़ी सफलता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस जिले को, इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर पाए। ये सर पिछले दिनों बीजापुर में भी मुठभेड़ हुआ था, क्या लगता है कि उस क्षेत्र के जो नक्सली हैं वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ग्रुप यहीं का ग्रुप था, इस एरिया में कार्यरत था और ये वही लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि बस्तर से इधर जाने का वो अलग सिलसिला है, वो माइग्रेशन और उसके ऑपरेशन वो अलग विषय है। ये सर उड़ीसा आप लोग का ज्वाइंट? जी हाँ, ज्वाइंट ऑपरेशन। आगे आगामी भी इस तरह से? हाँ, हम लोग लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहते हैं। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बुधवार को जगदलपुर राजीव भवन में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी, बस्तर संभाग के कांग्रेसी विधायक, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने और प्रचार प्रसार को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक बंद कमरे में आयोजित हुई। इस दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों जल्द राय शुमारी कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। आज बस्तर संभाग मुख्यालय में संभाग स्तरीय वरिष्ठ नेताओं का, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पर्यवेक्षक, इनकी समीक्षा बैठक रखी गई और हम बस्तर संभाग में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कैसे मजबूती से लड़ें और सभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जीते, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है और तमाम बड़े नेताओं को हम जवाबदारी देंगे। और जहां जहां से नाम आया है, वार्डों को चर्चाएं किए, बहुत सारे नाम, लगभग आधे नामों पे सिंगल है और बाकी नामों पे अभी संभवतः प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित कर दिया है कि जिला चुनाव समिति की बैठकें होगी, वहां पे जिला स्तर के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उपस्थित रहेंगे। वहां पे मंथन के बाद फिर आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सूची जाएगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सूची जाने के बाद फिर हम प्रदेश चुनाव समिति में रखेंगे। और इसीलिए संभवतः कल 1 से 2 दिन में हम लोग निर्देशित कर दिया है कि 1 से 2 दिन में जिला चुनाव समिति का बैठक कर ले। गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामले में बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से बोधघाट थाने की पुलिस ने नौकर चिश्ती और मोहम्मद आसिफ को पकड़ा। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वहीं दूसरे मामले में नगरनार थाने की पुलिस ने ग्राम चौकावाड़ा टाउनशिप रोड से आरोपी विशाल पवार और एक नाबालिग लड़के को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया। दोनों ही मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही कर रही है। शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। शहर के विभिन्न स्थानों से दुपहिया वाहनों की चोरी की गई थी। वहीं बस्तर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी की मोटरसाइकिल बेचा करते थे। वहीं आरोपी प्रमोद ध्रुव, जोसेफ मंडावी, मानस प्रामाणिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो मामला है, इसके अंदर 20 मोटरसाइकिल रिकवर की गई हैं। तो इस मामले में था क्या कि 2 जो एफआईआर थी वो कोतवाली पुलिस थाने में रजिस्टर्ड थी, 2 एफआईआर।
तो उसको ट्रेल करते करते हम लोगों ने जब ट्रेस किया तो कुछ मोटरसाइकिल बरामद हुई और उसके साथ जो लोग थे वो पकड़ाए गए। उनसे आगे पूछताछ करी तो देखा गया कि एक थोड़ा बड़ा नेटवर्क ये लोग चला रहे थे, जिसके अंदर ये लोग चोरी करते थे मोटरसाइकिल्स को ऐसे कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके से, और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके फिर उसको रीसेल भी करते थे। तो यही मामला है। इसमें करीब 20 मोटरसाइकिल हमने रिकवर करी हैं और जो भी साजो सामान जो इसके साथ इन्वॉल्व था फोर्जरी के अंदर उसको भी रिकवर किया गया, जैसे कंप्यूटर है, कार्ड प्रिंटिंग मशीन है, और जो कुछ फोर्ज्ड जो आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो फोर्ज कर रखी थी उसको भी बरामद किया गया है आरोपियों के द्वारा। इसके अंदर टोटल 5 आरोपी हैं अभी फ़िलहाल, जितनी विवेचना हो चुकी है। उसके अंदर 2 जो हैं वो फ़रार हैं, बाकी 3 जो हैं हमने उनको गिरफ्तार कर उनको अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल आईपीएस के निर्देशन में लालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान 8 किलोग्राम से अधिक गांजा परिवहन करते मोटरसाइकिल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल आईपीएस के द्वारा प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिला क्षेत्रांतर्गत और सरहदी क्षेत्रों में सघन चेक पॉइंट लगाकर अवैध रूप से मादक पदार्थ, शराब और गांजा तस्करी और नशा का व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ये नगरीय निकाय पंचायत चुनाव संबंध में आचार संहिता लागू होने के बाद लालपुर पुलिस द्वारा जो है घेराबंदी की गई थी, वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान जो है बिजरापुर तरफ से जो है एक मोटरसाइकिल में एक महिला और 2 व्यक्ति रात में करीब 2:40 के लगभग आए। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गांजा ले जा रहे थे, और इस सूचना पर जो है उनकी तलाशी ली गई। बैग जो रखे थे सामने और तलाशी लेने के बाद गवाहों को तलब करके पूछताछ की गई। उनके समक्ष जो है तलाशी ली गई, जिसमें जो है लगभग 7 किलो 820 ग्राम आया, 4 पैकेट मिला, और जिसकी जब्ती विधिवत करके जो है अजीत कुमार सिसोदिया, ये रहने वाला ग्राम का, दूसरा दिनेश जैसी पाठी 38 वर्ष के मारो नाथ घाट का रहने वाला है, और तीसरा रीना सिकारिया पति का मनोज 33 साल की मटियारी थाना सीपर का रहने वाला है। ये तीनों को विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज गिरफ्तारी करके इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। कहाँ से लाया गया था, कहाँ खपाने की कह रहे थे? ये पता नहीं चल पाया है। ये जो महिला थी वो उनके बताया अनुसार ये है कि ये जो है उड़ीसा झारसुगुड़ा जो ट्रेन रूट है, झारसुगुड़ा से उतर और बिहार से तरफ जाके से लेके आई है बाई बस, और जो आदमी दिया है उसका चेहरा बंधा हुआ था, उन्होंने स्पष्ट नहीं। कहाँ खपाने की तैयारी थी? अब खपाने के बारे में ये है कि पकड़ा गए और पता नहीं चला अभी तक कि पूछताछ में कहाँ ले जा रहे थे। संलिप्तता पूर्व में रही है या इनके और टच या और ये महिला का और मामला है, सिखाया महिला जानकारी। सर मादक पदार्थ की कुल कीमत एक गाड़ी सहित 1,30,000 गाड़ी से। वैसे हमारे ये बस्तर जिले के छिंदवाड़ा गांव में धर्मांतरित वृद्ध के शव को दफनाने की लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद शव दफनाया नहीं जा सका। अब मृतक का बेटा अपने पिता के शव को गांव में ही दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। दरअसल दरभा ब्लॉक के छिंदवाड़ा गांव के निवासी सुभाष बघेल की मौत 7 जनवरी को डायबिटीज के चलते हो गई थी। परिजन मृतक का शव गांव में ही दफनाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने मृतक के धर्मांतरित होने के चलते गांव में शव दफनाने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बीच का रास्ता निकालकर शव दफनाने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों तरफ के लोग पीछे नहीं हटे, जिसके बाद मृतक के बेटे रमेश बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां से तहत नहीं मिलने के बाद अब रमेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते। सर, मेरा नाम रमेश बघेल है जी। कहाँ के निवासी हैं? मैं दरभा छिंदावाड़ा से। सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या मामला है पूरा? सर, गांव के लोगों ने मेरे को मना किया, पुलिस प्रशासन के हम लोगों ने सहायता लिया, पुलिस प्रशासन ने भी गांव के लोगों के साथ मिलकर हमारे ऊपर दबाव लगाई। हम कब्रिस्तान के लिए तो कोशिश किए, कब्रिस्तान के लिए तो मना किए। मैं बोला निजी ज़मीन है हमारा, उसमें भी अपन दफनाएंगे बोल के निजी ज़मीन में भी दफनाने नहीं दिया गया।
तो थक हार के बहुत कोशिश के बावजूद भी हम लोग विफल हो गए। उसके बाद सडनली अपन निकल गए, जगदलपुर के लिए रुक किए। हम दरभा से लेकर उच्च अधिकारी जितने भी यहाँ हैं, कलेक्टर वगैरह जो भी हैं, सभी के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया। 24 घंटा का टाइम दिया। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ओर गए। क्या हुआ हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में भी एक ही पक्ष आया कि आप वहाँ दफन नहीं कर सकते, निजी जमीन में भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को बहुत निराश हुआ और मेरे को एक बार कानून के उस लास्ट छोर तक जाना है जहाँ इंसानियत जिंदा है। मैंने सोचा नक्सलियों को भी मारा जाता है, पुलिस फायरिंग में, क्रॉसिंग फायरिंग में, जैसा भी है, उसको भी पहचान करके उसके डेड बॉडी को गांव में लाने के बाद मान सम्मान के साथ उनको दफनाया जाता है। क्या क्रिश्चियन धर्म को मानना उससे भी बड़ा अपराध है क्या? इस चीज़ को जानने के लिए मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। भैया आप एक बार अपने पिताजी का नाम बताइए। सुभाष बघेल। कब उनकी डेथ हुई थी, क्या वजह से हुई थी, और जी, आप लोग कब से क्रिश्चियनिटी मान रहे हैं? मेरे पिताजी का डेथ 7/1/25 को हुआ। अभी सडनली आज तक मेरे पिताजी का जो शरीर है मस्तूरी डिमरापाल में रखाया है और हम इस धर्म को अपनाएं, मेरे दादाजी के समय से अपनाएं। जी जी। आपके पिताजी को कौन सी बीमारी थी? कुछ मेरे पिताजी को 2004 से शुगर से पीड़ित थे। अच्छा जी। और हम शुगर की वजह से उनकी मृत्यु? जी जी। तो स्थानीय लोगों ने मृतक का शव गांव में दफनाने का विरोध किया, जिसके चक्कर में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। आपको बता दें, शव अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। हाई कोर्ट के रुख के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिससे अब मृतक के जो परिजन हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल के राहुल नगर में रंगे हाथों पकड़ा चोर, मोहल्ले वासियों ने कड़ी पिटाई कर दी है। चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और चोरी की नियत से घुसे चोरों को मोहल्ले वालों ने दबोच लिया। मोहल्ले वालों की सतर्कता से चोर पकड़ा गया। वही घटना राहुल नगर कमला नगर थाना क्षेत्र में हुई। चोरों और घायल महिला को जेपी हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने चोरों को हिरासत में लिया और आगे की जांच जारी है।